हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 28 तक क्वेश्चंस हो गए थे, 29 क्वेश्चन लेते हैं। उपभोक्ता के मनोविज्ञान का निर्धारण होता है। द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर इज डिटरमाइंड बाय नॉलेज, एटीट्यूड, इंटेंट एंड मोटिवेशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो उपभोक्ता का मनोविज्ञान होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। ज्ञान के, अभिवृत्ति के, आशय एवं प्रेरणा के, इनमें से सभी। तो उपभोक्ता के मनोविज्ञान का जो निर्धारण किया जाता है उसमें ये तीनों ही चीज़ें, बल्कि चार चीज़ें आपकी जो दे रखी हैं, ज्ञान, अभिवृत्ति, आशय एवं प्रेरणा, ये चारों ही चीज़ें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं के बेस पर ही उसका निर्धारण किया जाएगा। ज्ञान सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उपभोक्ता को पता हो उस वस्तु के बारे में। तो किसी वस्तु का ज्ञान कैसे कराया जा सकता है, प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। अभिवृत्ति, जब उसे उस वस्तु का ज्ञान होता है तो उसके बारे में क्या होगा, उसका एक दृष्टिकोण बनेगा। वो सोचेगा, विचारेगा कि हाँ ये चीज़ इस तरह की है, इस तरह की नहीं है। तो वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। आशय से यहाँ अर्थ ये हो जाएगा कि ऐसी भावी क्रियाएं जिनको करना व्यक्ति चाहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कार लेना अगर चाह रहा है तो क्या करेगा, वो आज से ही उसके लिए पैसे को बचाना शुरू कर देगा, बचत करना शुरू कर देगा। और प्रेरणा, प्रेरणा से क्या होगा कि व्यक्ति वो कार्य करने के लिए इच्छुक होता है कि हाँ हमें ये कार्य करना चाहिए। तो ये चारों ही चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, उपभोक्ता के मनोविज्ञान को निर्धारित करती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा एक ऐसी डैश है जिसकी संतुष्टि के लिए मानव द्वारा कार्य किया जाता है। मोटिव इज सच ए डैश फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विच वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। ऑब्जेक्ट, नेसेसिटी, नॉलेज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रेरणा क्या है जिसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य कोई कार्य करता है। जैसे कि आपको भूख लगती है तो भूख लगने के लिए क्या होता है, आपको खाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रेरणा क्या हो गई, आपकी भूख लगना। तो आवश्यकता क्या हो गई, भोजन हो गई आपकी। तो प्रेरणा क्या है, एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी संतुष्टि के लिए मानव द्वारा कार्य किया जाएगा। तो उसमें भी आपकी कई तरह की प्रेरणाएं हो जाती हैं, दो हो जाएंगे मेनली। एक प्राथमिक होती है, दूसरी सहायक हो जाती है। भूख लगना, खाना पीना, कौन सी है आपकी प्राइमरी बाइंग मोटिव है या फिर प्राथमिक प्रेरणा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय प्रेरणाएं मुख्य रूप से डैश होती हैं। बाइंग मोटिव्स आर मेनली डैश 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जो क्रय प्रेरणाएं होती हैं कितने तरह की होती है। तो मेनली क्रय प्रेरणा जो होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है आपका प्राइमरी क्रय प्रेरणा यानी कि प्राइमरी बाइंग मोटिव्स, और दूसरी हो जाती है सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स यानी कि सहायक क्रय प्रेरणा। और इसके अंतर्गत कौन सी क्रय प्रेरणाएं आती हैं, तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर एक चार्ट की जो प्राइमरी बाइंग मोटिव्स होते हैं और जो सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स होते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। प्राथमिक में आपके हो जाते हैं खाना पीना है, आराम है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सहायक में कौन से, सौदागरी यानी कि बार्गेन करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी में आ जाती हैं। तो एक बार देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में अलग से किसी एक को पूछ ले, पूछे कि किस तरह की क्रय प्रेरणाओं में आता है, तो आपको कंफर्म रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रेरणाएं जो जन्मजात होती हैं कहलाती हैं। दोज मोटिव्स विच आर इनबॉर्न आर कॉल्ड लर्न मोटिव्स, सेकेंडरी बाइंग मोटिव, प्राइमरी बाइंग मोटिव, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेरणाएं जन्मजात होती हैं यानी कि हमें उन्हें सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हमें महसूस होती हैं, अनुभव होती हैं। जैसे कि भूख लगना है, प्यास लगना है, सुरक्षा है, नींद है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम बचपन से ही, जन्म से ही चीज़ों को जानते हैं, हमें उन्हें सीखना नहीं पड़ता। तो वो हो जाती हैं हमारी जन्मजात। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये हो जाएंगी हमारी प्राथमिक क्रय प्रेरणा यानी कि प्राइमरी बाइंग मोटिव्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक क्रय प्रेरणाओं के उदाहरण हैं। एग्जांपल्स ऑफ इमोशनल बाइंग मोटिव्स आर लव और अफेक्शन, रेस्ट, फैशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्रय प्रेरणाएं जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं, उसी में से एक आपका भावनात्मक क्रय प्रेरणा भी है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि जो क्रय प्रेरणाएं हैं वो कितने तरह की होती हैं, उसके अंतर्गत कौन सी क्रय प्रेरणाएं आती हैं। तो पहली हो जाती है अर्जित एवं अनावर्ती क्रय प्रेरणाएं। सेकेंड जो था प्राथमिक एवं चयनात्मक क्रय प्रेरणा। अर्जित में वो थी कि जो हम सीखनी पड़ती हैं, अनावर्ती में वो थी जो हमें अपने आप ही जन्म से ही विद्यमान होती हैं। प्राथमिक एवं चयनात्मक क्रय प्रेरणाओं में क्या होता है कि प्राइमरी एंड सेलेक्टिव बाइंग मोटिव्स। तो प्राइमरी में आपको, जैसे कि आपको टेलीविजन लेना है, हमें टीवी अगर खरीदना है तो हमें ये पहला हमारी क्रय
प्रेरणा प्राथमिक हो गई कि हमको टीवी लेना है। अब हमारे पास बहुत से ब्रांड के टीवी अवेलेबल हैं, तो किस कंपनी का, किस ब्रांड का टीवी हम ले रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, चयनात्मक हो जाएगी। यानी कि हमारी जो प्राथमिक में से हमें कौन सी चीज़ को करना है, कौन सा टीवी लेना है, कौन सी चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो वो हो जाएगा हमारा चयनात्मक। तो ये हो जाती है आपकी प्राथमिक एवं चयनात्मक क्रय प्रेरणा। नेक्स्ट होती हैं आपकी जागरूक एवं सुप्त क्रय प्रेरणा। उसके बाद आती हैं भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रय प्रेरणा। भौतिक में आपकी आ जाएंगी भूख लगना है, प्यास लगना है, और जो मनोवैज्ञानिक हो जाती हैं जैसे कि गर्व है, भय है, ये सारी मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है विवेकात्मक एवं भावनात्मक क्रय प्रेरणा। विवेकात्मक में आपकी हो जाती हैं कि सावधानी है, तर्क शक्ति है, ये सारी चीज़ें। और जो भावनात्मक होती हैं उसमें आ जाएगा भय है, प्रेम या स्नेह है, फैशन है, अभिमान है, आराम है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसमें से कौन सी भावनात्मक क्रय प्रेरणा है, तो ये तीनों ही क्या है, भावनात्मक क्रय प्रेरणाएं हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रेरणाएं जो मनुष्य में विद्यमान होती हैं कहलाती हैं दोज मोटिव्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड। तो जो प्रेरणाएं मनुष्य में विद्यमान होती हैं वो हो जाती हैं भौतिक प्रेरणा, यानी कि फिजिकल मोटिव्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और कितने तरह की होती हैं, तो इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं का निर्माण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं द पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स द गुड इज कॉल्ड होलसेलर, रिटेलर, रिप्रेजेंटेटिव, मैन्युफैक्चरर। तो जो व्यक्ति वस्तु को बना रहा है, निर्माण कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरर, यानी कि निर्माता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी वस्तु को बनाने के बाद उसके उपभोक्ता तक पहुंचने की जो बीच की कड़ियाँ होती हैं वो हो जाती हैं आपका होलसेलर, रिटेलर और रिप्रेजेंटेटिव। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो एक चेन होती है उसको अपनाया जा रहा है वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। कभी कभी वो वस्तु पर भी डिपेंड करता है कि जिस तरीके की वस्तु होती है उसी के हिसाब से उसका वितरण माध्यम अपनाया जाता है। तो एक बार आप लोग चार्ट में देख लीजिए, मैंने लगा दिया है कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए किस तरह का जो वितरण माध्यम में होता है और जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं उनका वितरण माध्यम कैसा होता है। तो उपभोक्ता वस्तु में जैसे कि आपका पहला दे रखा था प्रतिनिधि, थोक विक्रेता, फिर फुटकर विक्रेता हो जाएगा, फिर प्रतिनिधि या फिर फुटकर विक्रेता। तो अलग अलग तरह से जैसी वस्तु होगी उसी के हिसाब से जो उसका वितरण माध्यम है वो भी चुना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान औद्योगिक एवं प्रतिस्पर्धी बाजार का राजा है द किंग ऑफ द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एंड कम्पिटिटिव मार्केट इज एडवर्टाइजमेंट, इनकम टैक्स लॉ, कंज्यूमर, सेलर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आज के टाइम जो चल रहा है उसमें औद्योगिक एवं प्रतिस्पर्धी जो मार्केट है तो वहाँ का राजा कौन है, विज्ञापन, आयकर कानून, उपभोक्ता, विक्रेता। तो आजकल के टाइम में जो उपभोक्ता होता है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको माना जाता है मार्केट का राजा। पहले के टाइम में क्या होता था कि वस्तुएं कम थी तो हमारे पास ऑप्शन भी कम रहते थे कि जो भी वस्तु मार्केट में आई है उसी में से हमको वस्तु को लेना है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, एक तरह की कितनी वस्तुएं, कितनी कंपनीज की, कई ब्रांड्स के अवेलेबल है हमारे पास कि हमें ऑप्शन रहता है कि उससे अच्छी वस्तु को उससे कम मूल्य पर हम खरीद सकें। तो जिस वजह से क्या है, इस टाइम जो राजा है मार्केट का या जो है प्रतिस्पर्धी बाजार है उसका, वो हो जाएगा उपभोक्ता। तो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी वस्तु लेना चाहता है या नहीं। तो उसकी इच्छा क्या है, वो किस तरह की वस्तु चाह रहा है, किस मूल्य पर चाह रहा है, उसका ध्यान रखना भी एक निर्माता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए माना जाता है कि आज के टाइम में औद्योगिक एवं प्रतिस्पर्धी बाजार का राजा जो है वो उपभोक्ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल नहीं है कंज्यूमर गुड्स डू नॉट इंक्लूड कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट, इक्विपमेंट आर्टिकल्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन जो है वो उपभोक्ता वस्तुएं शामिल नहीं है। तो सुविधाजनक वस्तुएं ये भी आ जाती हैं, सौदे की वस्तुएं भी और विशिष्ट वस्तु भी। जो उपकरण वस्तुएं होती हैं वो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, ना कि उपभोक्ता वस्तुएं। जो सुविधाजनक वस्तुएं होती हैं उनमें ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हम डेली के यूज़ में लेते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, रबड़ है, पेंसिल है या फिर ब्रेड है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो इसे लेने के लिए हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, हम आसपास के ही जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से इन चीज़ों को परचेस कर लेते हैं। दूसरी हो जाती है आपकी सौदे की वस्तुएं, यानी कि शॉपिंग प्रोडक्ट्स। तो उसमें रहता है कि उनके वस्तुओं पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, उनके गुण पर भी, उनके मूल्य पर भी। प्राइस भी मैटर करता है और हमारी उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। तो वो उसमें आ जाएगा आपके जैसे कि वुलन सूट्स होते हैं, साड़ियाँ हैं या फिर शूज़ होंगे या क्रॉकरी के आइटम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप अच्छी तरह से देख परख कर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि क्या होता है वो वस्तुएं जो होती हैं मूल्यवान होती हैं। तो उन पर हम सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, गुण का भी ध्यान देंगे, मूल्य का भी ध्यान देंगे, हर चीज़ को देख परख कर हम उन्हें लेते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन से आएंगे, जैसे टीवी है, फ्रिज है, गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, ये सारी चीज़ें विशिष्ट वस्तुओं में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो उपकरण वस्तुएं हैं वो आपका उपभोक्ता वस्तुएं नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रोप्रांत सेवाओं में शामिल होता है आफ्टर सेल सर्विसिंग इंक्लूड्स यूजर ट्रेनिंग, प्री इंस्टॉलेशन सर्विस, वारंटी सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो विक्रोप्रांत सेवा होती है यानी कि जब कोई वस्तु आप खरीद लेते हैं, खरीद लेने के बाद जो सर्विस दी जाती है वो हो जाती है आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज। तो उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं? यूजर प्रशिक्षण, बिल्कुल जो भी चीज़ आप खरीदते हैं कभी कभी उसमें डेमो की जरूरत होती है, उसके बाद आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है वो समझ पाते हैं तो डेमो भी दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदिए तो बाद में क्या होता है कि किसी को भेजते हैं, कोई आता है इंजीनियर उनकी तरफ से जो आपको बताता है कि किस तरह से उस वस्तु को आपको यूज़ करना, पूरा डेमो देता है। प्री इंस्टॉलेशन पूरा इंस्टॉल करता है। वारंटी सेवा, अगर उसमें कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत जैसा भी कंडीशंस दे रखी होंगी उस चीज़ के साथ में रिपेयर करने की जो वारंटी होती है वो आपकी आ जाएगी। तो तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज में आती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय समाप्ति का अर्थ है क्लोजिंग ऑफ सेल्स मीन एक्सेप्टेंस ऑफ द कस्टमर, एक्सेप्टेंस ऑफ द कमोडिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द सेलर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जो विक्रय समाप्ति होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य हो जाता है ग्राहक की स्वीकृति, यानी कि उसमें ऐसी युक्तियों का, ऐसी टैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है कि जो भी सामने आपके ग्राहक है वो उस वस्तु को खरीद ले, स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर ग्राहक की स्वीकृति जो होती है वही विक्रय समाप्ति होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष डैश विक्रय समाप्ति का एक ढंग है। इम्प्लाइड डैश इज ए मेथड ऑफ क्लोजिंग सेल, इंस्ट्रक्शंस, कंसेंट, सेल्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो परोक्ष डैश क्या है जो विक्रय समाप्ति का एक ढंग है। तो विक्रय समाप्ति के बहुत से ढंग होते हैं। पहला जैसे आपको दे रखा है समाप्ति जांचना, यानी कि ट्राई आउट क्लोज। इसमें क्या होता है कि जो भी विक्रय कर रहा है विक्रेता है वो ग्राहक से प्रश्न पूछता है, कुछ क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सूट्स आपको दिखाए हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कलर आपको पसंद आया है, कौन सा कलर नहीं पसंद आया। अगर कोई संतोषजनक उत्तर सामने से उसको नहीं मिला तो उसका मतलब आपने जो भी चीजें दिखाई हैं तो कस्टमर उससे क्या हुआ है, उसको पसंद नहीं आई है और कुछ और आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट आपका हो जाता है मुख्य लाभों को बताना। जो भी वस्तु उसने दिखाई है उसके ज़्यादा आपको जो एडवांटेज बताने शुरू कर देता है कि हाँ ये बहुत अच्छी, इसका आपको ये फायदा होगा, जिससे आप उस चीज़ को फौरन ले लें। दूसरा हो जाता है चुनाव को सीमित करना। कभी आपने देखा होगा कि एक साथ 10 चीज़ें उसने पहले तो दिखा दी, उसके बाद क्या करता है बाकी की चीज़ें एक की तरफ जैसे ही आप अट्रैक्ट हुए बाकी की चीज़ें हटाना शुरू कर देता है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो सकें कि आपको कौन सी चीज़ लेनी है। नेक्स्ट हो जाता है आपका स्वामित्व प्रतीत कराना, यानी कि ये फील कराना कि वो वस्तु आपकी हो गई। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि आप कहीं टीवी लेने जाएं तो आप ही को रिमोट दे देगा, आप इसको चला कर देखिए, इसके ऑप्शंस को देखिए, जिससे कि क्या होता है आपको ये फील हो कि हाँ ये वस्तु आपकी हो गई है। नेक्स्ट आपका आश्वासन देने वाले प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस करता है जिससे कि सहमति प्रकट हो आपकी। विशेष प्रोत्साहन देता है, जैसे आप कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो क्या करें, आपको बताया जाएगा कि सर आज 10% की छूट है, अगर आप आज ले लेंगे तो 10% आपको उसके कम पैसे देने पड़ेंगे। ये तो कल से क्या होगा, इसके मूल्य बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं होता बढ़े, लेकिन क्या होता है आपको कन्विंस करने के लिए सिर्फ वो जो विक्रय करता होगा या जो भी जो सेल्समैन है वो चीज़ कहता है। नेक्स्ट आपका जो है परोक्ष सहमति, इम्प्लाइड कंसेंट। तो उसमें क्या रहता है कि अगर विक्रय करता है ये देख रहा है, विक्रेता ये देख रहा है कि आप उस चीज़ को लेने के लिए सहमत हो रहे हैं तो वो फौरन ही क्या कहेगा, जो भी उसके यहाँ काम कर रहे होते हैं लोग, कि इस चीज़ को पैक कर दीजिए, आपको ये चीज़ पसंद है, जिससे कि ये आपके मन में एक मनोवैज्ञानिक रूप से हो कि हाँ हमें ये चीज़ अच्छी लगी, हमें ये चीज़ ले लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं अपनी वस्तु को बेचने की। कभी कभी हमें कुछ चीज़ नहीं भी चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है हम उसे ले लेते हैं। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जो भी सामने सेल्समैन है वो अपने जो भी उसका कार्य है उसमें वो काफ़ी कुशल होता है और हमें वो चीज़ वो दे देता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि जो परोक्ष डैश है विक्रय समाप्ति का एक ढंग है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका सहमति। परोक्ष सहमति विक्रय समाप्ति का एक ढंग है, एक मेथड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सेवा जो एक ग्राहक को वस्तु को बेचने के बाद प्रदान की जाती है वह कहलाती है। द सर्विस विच इज गिवन टू ए कस्टमर आफ्टर सेलिंग द गुड्स इज कॉल्ड बिफोर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले आपको समझाया था कि जब जो है वस्तु को हम बेच लेते हैं, क्रय विक्रय हो जाता है, तो उसके बाद जो सेवा दी जाती है तो क्या कहलाती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि वो सेवा क्या कहलाती है और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंटी या गारंटी एक प्रकार का डैश है। वारंटी या गारंटी इज ए काइंड ऑफ डैश, बिलीफ, लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। जो वारंटी या गारंटी दी जाती है वो क्या होता है, तो वारंटी और गारंटी में ये रहता है कि एक विश्वास होती है, एक बिलीफ होती है। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको यकीन दिला रहा होता है, क्रेता को विश्वास दिला रहा होता है यदि उसकी वस्तु जो बाई कर रहा है यानी कि जो क्रेता है उसकी आशा के अनुरूप नहीं निकलती है तो वो उस वस्तु में जो भी उसका हित होगा उसको सुरक्षित रखेगा। यानी कि अगर कुछ किसी तरह की गड़बड़ी निकल रही है तो मेंटेनेंस का, तो वो डिपेंड करता है कि आपको जो भी आपने वस्तु खरीदी उस पर वारंटी दी जा रही है या गारंटी दी जा रही है। क्योंकि गारंटी में क्या होता है कि वस्तु आपको रिप्लेस करके भी मिल सकती है, लेकिन जो वारंटी होती है उसमें सिर्फ मेंटेनेंस की बात होती है। तो यहाँ पर जो वारंटी और गारंटी है एक प्रकार का विश्वास है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की वारंटी या गारंटी दी जाती है। द प्रोडक्ट इज वारंटेड आर गारंटेड डैश बाय द कंज्यूमर, बाय द मैन्युफैक्चरर, बाय एजेंसी, नन ऑफ दीज। तो जो वस्तु की वारंटी या गारंटी देता है तो कौन देता है? उपभोक्ता द्वारा, निर्माता द्वारा, एजेंसी द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वारंटी या गारंटी की सेवा दी जाती है निर्माता द्वारा, मैन्युफैक्चरर यानी कि जो वस्तु को बना रहा होता है वो उसकी गारंटी देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।